ये मूर्ख हों, अनपढ़ हों तो पत्थरबाज बनेंगे, इंजीनियर बन गए तो बम बनाएंगे, डॉक्टर बन गए तो की दवाओं से इलाज के बदले मौत के घाट उतारेंगे। ये सबसे पिछड़े जो गलीज टाइप के जीवन ही जीते हैं। उनमें उनमें से जो 8 डॉक्टर निकले तो 8 आतंकवादी। तो ये क्या इंगित कर रहा है कि इनके मन में क्या है और इनको कौन सा ज्ञान दिया जाता है, कौन सा दिव्य ज्ञान ये लेके आते हैं कि आदमी को मौत के घाट उतार दो। सेकुलर राजनीति इस देश की जहर है और सेकुलर राजनेता डबल जहर है। इनसे सावधान रहने की जरूरत है, तब हम समझेंगे। और सर नमस्कार। नमस्कार मनीष जी, दर्शकों को भी नमस्कार। सर हम आम भाषा में तो यही कहते हैं कि डॉक्टर धरती पर भगवान होते हैं और डॉक्टरों के प्रति समाज में इसीलिए सम्मान होता है कि वो जिंदगी बचाते हैं, लेकिन ये जिंदगी तबाह करने वाले डॉक्टर्स, मतलब ये मूर्ख हों, अनपढ़ हों तो पत्थरबाज बनेंगे, इंजीनियर बन गए तो बम बनाएंगे, डॉक्टर बन गए तो की दवाओं से इलाज के बदले मौत के घाट उतारेंगे, प्रोफेसर बन गए तो प्रवोक करेंगे दिल्ली दंगा करने के लिए। मुझे याद आता है बुढ़िया की वो बात, जिसमें बुढ़िया ने, जिसे आप बुढ़िया कहते हैं, उस बुढ़िया जिहादन ने कहा था, प्रधानमंत्री ने जब पंचर छापों की बात करी तो उसने कहा था कि मोदी जी, प्राइम मिनिस्टर जी, सिर्फ पंचर छाप नहीं होते मुसलमान, मुसलमान डॉक्टर भी होते हैं, इंजीनियर भी होते हैं, पत्रकार भी होते हैं, सब कुछ होते हैं। इन सब ने दिखा दिया कि पंचर छाप ही अच्छे होते हैं। ये 500 रुपए लेकर पत्थरबाज अच्छे होते हैं, ये डॉक्टर, इंजीनियर और प्रोफेसर अच्छे नहीं होते। आप कह रहे हैं कि ऐसा जो इनकी साजिश थी वो करोड़ों लोगों को मौत के घाट उतारने की। मनीष जी, दर्शकों से कहूंगा कि अब सुनिएगा, मैं बताऊंगा आपको कि मैं क्यों कह रहा हूं करोड़ों लोगों को एक झटके के अंदर, यानी जैसे ही वो शुरू होता तो एक झटके के अंदर 24 घंटे में इनने हिंदुस्तान के करोड़ों हिंदुस्तानियों को मौत के घाट उतार दिया जाता और पता भी न चल पाता। तो बहुत पता नहीं कब पता चलता, क्या जांच होती, मगर वो उस पे आऊंगा अभी बाद में। पहले आता हूं डॉक्टर पे। मनीष जी, 7 या 8 डॉक्टर पकड़े गए हैं इस बंबई दिल्ली वाले ब्लास्ट के चक्कर में। ये पूरा जो नेटवर्क है, इनको अलग अलग करके तो आप देख ही नहीं सकते। ये लोग जो हैं, ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जो 3-4 दिन पहले गुजरात एटीएस ने गिरफ्तारियां शुरू की थी, उसकी अंतिम परिणति ये दिल्ली का बम ब्लास्ट है। और अब तक जो गिरफ्त में आए, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। 7 डॉक्टर अभी तक पकड़े गए हैं और वो सारे के सारे एमबीबीएस डॉक्टर हैं। वो कोई यूनानी वाले झोला छाप जबरदस्ती बने हुए डॉक्टर झटका वो नहीं है। ये हैं, देखिए जरा इनको। ये वो जो है, ये आदिल है, ये तारिक है, ये शाहीन सैयद है, जो लखनऊ से पकड़ी गई है। लखनऊ की है, मुसलमान। ये यहीं लालबाग में रहती थी, डॉक्टर शाहीन सैयद। इसका छोटा भाई परवेज अंसारी भी पकड़ा गया है, वो भी डॉक्टर है और वो पिछले कई महीनों से गायब था। यानी वो भी इसी साजिश में जुटा हुआ था। उसके घर में छापा मारा पुलिस ने, उसके यहाँ से उसका लैपटॉप, मोबाइल वगैरह सब बरामद किए हैं और उसके बाद सबूत मिले तो उसको भी उठा कर ले गई है पुलिस। तो अब वो एक समझिए 8वां आदमी जुड़ा है। ये जो नीचे चश्मे वाला है, इसका नाम है डॉक्टर मोइनुद्दीन सैयद। ये वो है। और जो इधर आप देख रहे हैं, ये डॉक्टर आदिल। ये आदिल दर्शकों को बता दूं, बहुत दर्शकों को पता चल चुका होगा। ये आदिल जो है, ये 4 लाख रुपए महीने पे नौकरी कर रहा था एक नर्सिंग होम में सहारनपुर के। और इसके घर से सैकड़ों किलो विस्फोटक बरामद हुआ है, जो इसने तैयारी की थी दहला देने की हिंदुस्तान को। तो ये 8 डॉक्टर जो हैं, ये 8 डॉक्टर मिलकर आतंक का रिसर्च कर रहे थे। आतंक के ऊपर कैसी रिसर्च कर रहे थे, ये आप अपने आप समझ सकते हैं। लेकिन इस घटना ने, मनीष जी, मैं अभी हम लोग अपने उस मुद्दे पे तो आते हैं कि करोड़ों लोग कैसे मर जाते हैं। ये लफाजी मनीष ठाकुर शो में नहीं होती। ये जो कारण बताने जा रहा हूँ, उसके बाद आप सहमत हो जाएंगे हर आदमी, और सुनेंगे तो थर्रा जाएंगे कि क्या होने जा रहा था। और हमारी जांच एजेंसियों ने, जिसको मैं कल भी कह रहा था और आज और मजबूती के साथ कह रहा हूं, कि हमारी एजेंसियों के हम लोग कर्जदार हैं, कर्जदार। जो सुरक्षा और जांच एजेंसियां हैं, अन्यथा 24 घंटे के अंदर करोड़ों हिंदुस्तानियों की लाशें हो गई थी। हम लोग कोरोना को रोकते हैं, जैसे पूरे कोरोना सीजन में 5 लाख लोग मरे थे। यहाँ एक झटके में 5-10 करोड़ आदमी मौत के घाट उतारने की तैयारी इन 8-10 डॉक्टर, या अभी जो पकड़ में नहीं आए उनकी भी बात कर रहा हूँ, वो भी पकड़ में आएंगे। जरा जांच आगे बढ़ने दीजिए। ये लोग क्या कर रहे थे? तो ये जो 8 डॉक्टर थे, मनीष जी, मैंने बात कहाँ से शुरू की थी, इधर आ गया डॉक्टरों पे। हाँ, तो ये जो 8 डॉक्टर हैं,
ये क्या कर रहे थे, इस पर तो हम लोग अभी आते हैं। लेकिन जरा एक बहुत बड़ा सवाल आज जो है हवा में उछाल दिया है, और वो पूरे हिंदुस्तान में कश्मीर से कन्याकुमारी तक लोगों के मन में उछल रहा है कि जरा गौर करिए। पहले एक सवाल पूछता हूँ दर्शकों से, दर्शक जवाब दें और जो लोग देखें इसको सब जवाब दें कि हिंदुस्तान में 140 करोड़ हिंदुस्तानी रहते हैं, और ये मुसलमान तो यहाँ 20% है, 20% भी 17% है, कोई 20% कहता है। और इसके अलावा जो 80% है वो सब तो हिंदू डॉक्टर है ना, वो तो हिंदू डॉक्टर है। ये तो पढ़ने लिखने का इनका कोई लेना देना नहीं, तो परसेंटेज तो इनका जो पढ़े लिखे में आ जाए तो और कम होगा। लेकिन यानी करीब करीब 85-90% डॉक्टर जो हिंदुस्तान के अंदर काम कर रहा है वो हिंदुस्तानी डॉक्टर है, हिंदू डॉक्टर है। हिंदू है या सिख है या ईसाई है, ना ये सिखों के बराबर इनके यहाँ पढ़ाई लिखाई कोई स्टेटस है, ना इनके यहाँ ईसाइयों के बराबर कोई है। ये सबसे पिछड़े गिरदे जो गलीज टाइप के जीवन ही जीते हैं। उनमें उनमें से जो 8 डॉक्टर निकले तो 8 आतंकवादी। मेरा सवाल है, और जितने बड़े बड़े 1.5 फीटी मौलाना जो आज रो रहे हैं, आज कैसे इनका बचाव कर रहे हैं उस पर भी हम लोग आएंगे, कि जो इनका बचाव कर रहे हैं उनसे मेरा एक ही सवाल है, और दर्शकों से कहूंगा आपका सामना हो जाए, आप भी उनसे एक ही सवाल पूछिएगा कि आज तक आतंकवाद में लिप्त एक भी हिंदू डॉक्टर पिछले 78 साल में क्यों नहीं पकड़ा गया? है जवाब इनके पास कोई कि एक भी हिंदू डॉक्टर आतंकवाद में लिप्त क्यों नहीं पकड़ा गया पिछले 78 साल के अंदर? एक भी सिख डॉक्टर नहीं पकड़ा गया, जबकि यहाँ पे खालिस्तान का आतंकवाद रहा, लेकिन कोई सिख डॉक्टर जो डॉक्टरी की पेशा कर रहा हो, जो लोगों की जान बचाने का काम करता हो, वो आतंकवाद में लिप्त हो, ऐसा एक भी सरदारों में, सिखों में एक भी डॉक्टर नहीं पकड़ा गया, ईसाइयों में एक भी नहीं पकड़ा गया, जैन में एक भी नहीं पकड़ा गया, बुद्धों में एक नहीं पकड़ा गया। और इनके यहाँ 8-8 डॉक्टर एक ही वारदात के अंदर, और सब मुसलमान। तो ये क्या है? ये इनको कौन सीख दे रहा है? ये कहां से ज्ञान लेके आते हैं? इनको कौन ज्ञान दे रहा है? कौन से मदरसे में, कौन से मस्जिद में, कौन से इनको पढ़ा रहे हो जहां पे ये लगातार थोक के भाव से ये पूरी 8-8 डॉक्टर एमबीबीएस और वो आतंकवाद में जुटे हैं, और करोड़ों लोगों को मौत के घाट उतारने की साजिश में जुटे हैं। वो तो अभी साजिश अभी बाद में बताता हूँ कि जरा तो ये एक सवाल जो है मेरा, ये इनके ऊपर मैं क्या बोलूं कि अंगारे की तरह गिरेगा, अंगारे की तरह इनको जवाब नहीं सूझेगा। इनके सारे इनके पाखंड, सारे इनकी धोखाधड़ी, गंगा जमनी तहजीब वाला जो जहर पिला रहे हैं देश को, वो सबको राख कर देता है एक सवाल कि आज तक देश में कोई और मनीषी किसी जात का, किसी धर्म का, सिवाय मुसलमानों को छोड़ के एक भी डॉक्टर नहीं पकड़ा गया आतंकवाद में। जो जो आदमी पढ़ता है, बड़ी मुश्किल से पढ़ता है, माँ बाप के पैसे से पढ़ता है, जानता है कि मेरे माँ बाप ने जिंदगी भर की कमाई लगाई है, और वो आतंकवाद करने लगेगा? नहीं, ऐसा एक भी नहीं है। लेकिन इनके यहाँ एक वारदात में भी पकड़ में आए, और 8 तो पकड़ में आए। दर्शकों से मैं बता दूं, ये 8 तो अभी पकड़ में आए हैं, और इससे ज्यादा बड़ी संख्या डॉक्टरों की, उनकी तलाश अभी एजेंसियों को हो रही है। वो एजेंसियां तलाश रही कि ये जिंदगी बांटने के नाम पर ये मौत बांट रहे थे हिंदुस्तान के अंदर। ये मौत के सौदागर बने हुए थे, मौत के दूत बने हुए थे, यमराज के रूप में घूम रहे थे, और वेश बनाए थे डॉक्टर का। तो मेरा दूसरा सवाल है मनीष, कि अब जरा दर्शक सोचें और अपने यार मित्र, हित मित्र, परिचित जो आपके हों, अगर उनका भला चाहते हो, उनका सुरक्षित भविष्य चाहते हो, तो पहले उनको संदेश बड़ा स्पष्ट दो कि अगर डॉक्टर मुसलमान है तो उसका इलाज कराएं, उससे बात करें, उससे कंसल्टेशन करें, उसकी बताई दवा हम लें, उसकी दी हुई दवा हम लें या ना लें। ये स्थिति आज दिल्ली विस्फोट के बाद बहुत चीख चीख कर हमसे, आपसे, सबसे पूछ रही है कि अगर आप अपनी सुरक्षित जिंदगी चाहते हो तो आपको क्या करना चाहिए। ये सब हालात आने के बाद इसका जवाब मैं नहीं दूंगा, इसका जवाब आप स्वयं दीजिए और लिख के दीजिए, चाहे जैसे दीजिए, लेकिन ये जो आपका जवाब हो उसके बाद आप अपने यार मित्र सबको परिचित कराइए, अन्यथा बहुत अंधकार में भविष्य, बहुत घातक भविष्य, बहुत जहरीले भविष्य की तरफ हम आप सब, पूरा समाज बढ़ेगा, पूरा देश उस तरफ बढ़ जाएगा। क्योंकि एक संख्या लोगों को, बहुत लोगों को नहीं मालूम हो कि आज मेरे बड़े प्रबुद्ध दर्शक हैं, और मैं बड़े भाई की तरह कहूंगा उनको, उन्होंने मुझको फिगर लिख के भेजी है मनीष जी। तो आप जरा उस फिगर के बाद आप सोचिए कि आप कैसे मौत का सामना कर रहे हैं, मौत से कंधे से कंधा मिला के चल रहे हैं। कि इस देश के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर 1,04,000 रजिस्टर्ड मेडिकल डॉक्टर हैं।
जो मुसलमान हैं 1,04,000 कहीं कहीं क्लिनिक खोल के बैठे हैं, कहीं सरकारी अस्पताल में बैठे, कहीं कहीं बैठे हैं, कहीं कहीं बैठे हैं। 1,04,000 और जब ये थोक के भाव से 8 पकड़ में आए हैं, तो इसकी गारंटी कौन लेगा कि वो जो 1,04,000 है उनमें कोई आतंकी नहीं है, उनमें कोई देश का दुश्मन नहीं है, उनमें कोई मानवता का दुश्मन नहीं है, ये हिंदुओं को कुछ और दवा के नाम पर कुछ और देने वाला उसमें से नहीं है। इसकी गारंटी कौन लेगा? जो बताया जरा, कोई जो बड़ा सेकुलर देता है, बताया कि इसकी क्या गारंटी कि जैसे ये 8 आतंकवादी नहीं आतंकवादी निकले हैं, ऐसे ही अभी अभी 10-12 को तो ढूंढ रही है एजेंसियां, तो बाकी के जो शेष 1,04,000 मुसलमान है वो आतंकवादी नहीं होंगे। इसकी गारंटी क्या है? और मैं तो बता रहा हूँ, मैं हिंदू की गारंटी ले सकता हूँ, सिख की गारंटी ले सकता हूँ, ईसाई की गारंटी ले सकता हूँ, क्योंकि पिछले 78 साल के इतिहास में, उससे पहले तो खैर छोड़ दिए तो थे ही नहीं, लेकिन 1947 के बाद से 2025 आज तक हिंदुस्तान में एक भी हिंदू डॉक्टर नहीं पकड़ा गया जो आतंकवाद कर रहा हो, एक भी हिंदू डॉक्टर नहीं पकड़ा गया जो ईसाई हो, जो सिख हो या किसी अन्य जात का हो। मुसलमान पकड़े गए हैं, मुसलमान पकड़े गए हैं, और ये अभी ताजा ताजा आपके सामने है। तो ये क्या इंगित कर रहा है कि इनके मन में क्या है और इनको कौन सा ज्ञान दिया जाता है, कौन सा दिव्य ज्ञान ये लेके आते हैं कि आदमी को मौत के घाट उतार दो। तो सबसे पहले तो आज के जो दिल्ली की घटना है, ये मैं कल भी कहा था, आज फिर एक बार दोहरा दूं, ये क्या है मनीष वैष्णव? ये बड़ा हाँ महत्वपूर्ण बात हाँ। है उन्होंने बोली। वैष्णव हम्म। हमारे मंदिरों के पैसे से डॉक्टर बन रहे हैं ये। 42 मुसलमान विद्यार्थी, सोच लीजिए आप, सोच लीजिए कि ये क्या स्थिति है। तो हम अपने यमदूतों को किस तरह से उनके हाथ में लाइसेंस दे रहे हैं लोगों को कत्ल करने का। ये एक बहुत विचारणीय विषय। और मनीष जी, मैं बताऊं आपको, मैं आज बता रहा हूं आपसे कि मैं ये सवाल पूछ रहा हूं, बड़े भारी मन से पूछ रहा हूं, कि मेरे अपने अनुभव है, अपने अनुभव बता रहा हूं कि ये और इसके लिए जिम्मेदार, इसके लिए जिम्मेदार वो जो 1.5 फीटी दाढ़ी वाले मौलाना और इस देश के सेकुलर नेता इसके लिए जिम्मेदार हैं। मैं मनीष जी अपने बेटे की बात बता रहा हूं। मेरा बेटा बीमार था और स्थिति बहुत खराब थी, और उसका इलाज एक मुसलमान डॉक्टर ने ही किया था, और अद्भुत इलाज किया था, ये भी बता दूं साथ में। अद्भुत इलाज किया था, और दिल्ली के डॉक्टर सफदरजंग अस्पताल को रिजाइन करके उन्होंने लखनऊ में ज्वाइन किया। तो मैं इस समय नाम भूल रहा हूं उनका, क्योंकि बात बड़ी 15-20 साल पहले की है। और उस आदमी ने मतलब टेस्ट का रिजल्ट नहीं आ रहा था, तो हमने कहा छोड़िए डॉक्टर साहब, कल कर लीजिएगा। कहीं नहीं, चाहे मुझको 4 बार रिजल्ट चेक करना पड़े, मैं रिजल्ट अभी निकाल के दूंगा, क्योंकि स्थिति ठीक नहीं है। और वास्तव में उन्होंने 4-5 अल्ट्रासाउंड किए, 5वें अल्ट्रासाउंड में उसका रिजल्ट आया, उसको उन्होंने दवा दी और बेटा भगवान की दया से ठीक हुआ। तो ये भी अनुभव है मेरा। लेकिन उन सब लोगों को कैसे संदेह के कटघरे में खड़ा कर दिया है इस सेकुलर राजनीति ने, सेकुलर नेताओं ने, और इन 1.5 फीटी दाढ़ी वाले मौलानाओं ने, जो 10वां पास नहीं, जिन्होंने स्कूल कॉलेज का मुंह नहीं देखा, और वो आकर बैठते हैं रोज 5 से 11 टेलीविजन पे बैठ के जहर फैलाते हैं। ये उस जहर का नतीजा है कि आज थोक के भाव में मुसलमान डॉक्टर आतंकवाद में लिप्त पाए जा रहे हैं, और रंगे हाथ दिल्ली की पुलिस और देश की एजेंसियां उनको गिरफ्तार कर रही है सबूतों के साथ। तो कितने विस्फोटक मुहाने पे इस देश को पहुंचा दिया, इस देश की सामाजिक स्थिति को पहुंचा दिया है इन 1.5 फीटी दाढ़ी वाले मौलानाओं ने, जो 10वां क्या 5वां भी नहीं पढ़ा इन्होंने, मदरसे के अलावा स्कूल का मुंह नहीं देखा। और इस देश के गद्दार, इस देश की आस्तीन के सांप उन सेकुलर राजनेताओं ने। तो जो मैंने अभी कहा कि सबसे पहले तो मौलानाओं की तो खैर कोई सुनता ही नहीं, इनको छोड़ दीजिए। वो तो जिस औकात के हैं, वो केवल न्यूज चैनलों के टेलीविजन स्टूडियो के लिए वो बड़े महत्वपूर्ण है, बड़े ज्ञानी हैं, और वो पूरे देश को ऊपर उड़ेलते हैं। लेकिन इस देश को सबसे ज्यादा सावधान रहने की जरूरत अगर किसी को है, तो वो है सेकुलर राजनेताओं से। ये जो अपने आप को सेकुलर कहते हैं, तो समझ लीजिए ये जहरीला सांप है, जहरीला नाग, जो आपको डसने के लिए आपके चारों तरफ घूम रहा है। ये इस तरह के लोगों को, ये कभी उस, जैसे मैंने डॉक्टर को बताया कि मेरे बेटे का इलाज था, और मैं बहुत डंके की चोट पर बताता हूँ और अक्सर बताता हूँ, क्योंकि वो अद्भुत अनुभव था मेरा। लेकिन ये सेकुलर राजनेता इस तरह के लोगों को बात ना करके ये ऐसे ही आतंकवादी डॉक्टरों को प्रमोट करते हैं, उनको नहीं, उनको काम करने क्या के लिए। आपको ये नहीं लगता कि डॉक्टर समाज को भी आगे आना चाहिए? और बिल्कुल। खास करके उसमें जो मुस्लिम डॉक्टर हैं, जैसे आप जिक्र कर रहे हैं कि एक मुस्लिम डॉक्टर थे जिनने आपको एक भरोसा दिलाया, ऐसे मेरे भी अनुभव हैं। तो उन सबको भी सामने आना चाहिए
उन सबको भी ज़रूरत इस नहीं बात को मनीष लेकर के है। जी, यहाँ पे मनीष जी समस्या दूसरी है। वो बेचारे कैसे आगे आएँ? उनको टेलीविज़न स्टूडियो में बुलाया नहीं जाएगा, ज़रा समझिए। उनको टेलीविज़न स्टूडियो में बुलाया नहीं जाएगा, वो ब्लैकआउट हैं। टेलीविज़न स्टूडियो में मुसलमान के नाम पे उसको बुलाया जाएगा जो बेपढ़ा लिखा हो, अनपढ़ हो, गँवार हो और जाहिल पने की बातें करता हो, आतंकवाद की बातें करता हो, उसको टेलीविज़न बुला के अपना दामाद की तरह बैठा लेंगे। सारे न्यूज़ चैनलों पे वही बैठेंगे, कोई 5वां पास है, कोई 6ठा पास है, कोई पढ़ा लिखा नहीं, उसको छोड़ दीजिए। वो अगर उसमें कहीं वो हाई स्कूल पास है, वो पढ़ा लिखा मुसलमान, तो फिर उसको टेलीविज़न डिबेट में नहीं बुलाया जाएगा। ये इनके यहाँ पहली शर्त है। मैं पिछले कई सालों से करीब-करीब 10, 12, 15 साल से तो मैं देख ही रहा हूँ जब से डिबेट का चलन चला है कि मुसलमान नेता के नाम पे, मुसलमान का प्रतिनिधि होने के नाम पे कोई पढ़ा-लिखा डॉक्टर इस तरह का आदमी नहीं बैठाला जाएगा। इसी लखनऊ के अंदर बहुत डॉक्टर ऐसे हुए जो वास्तव में उनका नाम है और लोग उनको पूजा करते हैं। लेकिन उनको नहीं बुलाया जाएगा, वो जाहिल बुलाए जाएंगे। और दूसरे वो सेकुलर राजनेता तो उनका तो कोई इलाज नहीं है, उनको उनका बहिष्कार करो और उनके फन कुचल दो। वो सिवाय आपका आपका आप मैं सीधे-सीधे कहूँगा कि हर वो हिंदू की हत्या करना चाहते हैं, जो उनको वोट नहीं देता, जो सीधे-सीधे वो सेकुलर अगर उनकी तरह नहीं है, जो जूते खाने वाला जो जो मोहनदास करमचंद इस देश को ज्ञान दे के गया था कि मुसलमान अगर जूते मारे, तो बड़े हँस-हँस के जूते खाओ और मर जाओ तो मर जाओ। लेकिन जूते उसी के खाते रहो, ये उसी सिद्धांत पे चलना है। तो ये चाहते हैं कि जब तक आप उस टाइप के ना हो जाएँ, तब तक हम आप इनके किसी मतलब के नहीं, हमारी आपको जान ले लेना चाहते हैं। तो ये सेकुलर राजनीति इस देश की ज़हर है और सेकुलर राजनेता डबल ज़हर हैं। इनसे सावधान रहने की ज़रूरत है, तब हम समझेंगे। और मैं बता रहा हूँ, अभी जो मनीष जी ने जो टॉपिक लिखा है थंबनेल पे, उसको वो सुनेंगे आप काँप जाएँगे। कल हम लोगों ने ज़िक्र किया था, कल मैं कैलकुलेशन नहीं कर पाया था, थोड़ा उसको पता करना था। और आज जब मैंने वो कैलकुलेशन किया तो मनीष जी मैं हतप्रभ था। क्या बोलूँ आपसे कि मेरी समझ में नहीं आया। मैं ऑफिस में बैठा तो मैं थोड़ी देर मेरा दिमाग घूम गया कि कितनी जहरीली स्थिति हो जाती। तो इसलिए मैंने ये पहले आपको पृष्ठभूमि बताई, जो मुसलमान डॉक्टर और एक साथ 8 एक और जरा इनका नेटवर्क देखिए कि एक कश्मीर में बैठा है, एक लखनऊ में बैठा है, एक हैदराबाद में बैठा है, एक गुजरात में बैठा है, एक हरियाणा में बैठा है। तो यानी पूरा ऑल इंडिया नेटवर्क है इन डॉक्टरों का। तो आगे कौन हमको आश्वस्त करेगा कि मुसलमान से हम इलाज कराएं? और ये सवाल मैं दर्शकों पे छोड़ता हूं कि आप तय करिए कि आपके लिए कितना फायदेमंद है। और जो आप एनआरआई देख रहे हो वो विदेश में भी बैठे हो तो जरा इस पर विचार करें। तो ये तो था पहला आज का मुद्दा। आता हूँ दूसरे मुद्दे पे, जो मनीष जी ने कहा कि करोड़ों लोग कैसे मर जाते हैं। कल मैंने डॉक्टर मोहिउद्दीन सैयद की बात की थी। वही किसी पंचर छाप वाले की बात नहीं की थी, किसी जाहिल की बात नहीं की थी, किसी मदरसा छाप की बात नहीं की थी, जिसको कल 2-3 दिन पहले गुजरात एटीएस ने पकड़ा, जिसके बाद ये दिल्ली का बमकांड हुआ है। और ये मनीष जी जो दर्शक हम लोगों ने जिन्होंने देखा होगा, जो हमारे नियमित दर्शक हैं, उनको कल अच्छे से याद होगा, किसी यूट्यूब पे चैनल पे न किसी न्यूज़ चैनल पे ये चर्चा नहीं थी, केवल हम ही लोगों ने चर्चा की थी। और आज सब वही गाना गा रहे हैं, सब वही गाना गा रहे हैं कि 2 बातें थी कि मैंने कहा था कि ये 3 तो मर गए, 3 आतंकवादी तो उसी में मर गए। ये तय हो गया। ये अपने आप में ये जो जिन्होंने विस्फोट किया, कल तक ये बता रहे थे कि ये विस्फोट हो गया, वो विस्फोट हो गया, लेकिन ये नहीं बता रहे थे कि वो जो मेन कार थी, उसमें कौन मरा। तो आज वो सामने आ गया। अब तो पुलिस इंक्वायरी में भी करीब-करीब कितनी बुरी मौत मरे, कुत्ते की मौत मरे हैं। इससे ज्यादा कुछ कहो तो वो समझिए वो मौत मरे हैं कि पुलिस भी कह रही, पुलिस अभी तो मान रही कि हाँ जी गाड़ी के अंदर थे। और उससे जो लाश बरामद हुई, पुलिस का पुलिस या उनके घर वाले पहचानने की स्थिति में नहीं है। ऐसे धज्जियां उनकी उड़ी हैं। पुलिस कह रही है कि अब हम डीएनए टेस्ट कराएंगे, तब हम बताएंगे कि फलाना फलाने थे, ये आतंकवादी थे या कौन लोग थे। तो वो जाहिर सी बात है वो आतंकवादी ही थे। और और लोग जो है बता रहे हैं कि हाँ ये फलाना डॉक्टर, वो भी डॉक्टर है, डॉक्टर उमर, जो उसमें जल के मरा है बम विस्फोट में। उसके साथ 2 लोग और बैठे थे जो चश्मदीद गवाह तब के बताते हैं। तो वो तो अपने कर्मों को पा गए। उनको तो ईश्वर ने ऐसा दंड दिया है कि चिथड़े उड़ गए, चिथड़े। और वो जो 72 हूर और जन्नत का देखते हैं, तो वो तो जल के मरे, वो तो काफिर की मौत मरे। वो तो काफिरों की तरह मर गए। तो वो तो उनका उनका वो तो रिजर्वेशन कैंसिल हो गया, जन्नत जन्नत और 72 हूर वाला। क्योंकि जल के मरे तो मतलब उससे बड़ा तो कुछ होता ही नहीं है। तो वो जल के काम खत्म उनका, भस्म हो गए। अब वो उनकी राख से डीएनए होगा तब पता चलेगा कि क्या हुआ था। लेकिन वो 11 जिंदगियां तो ले ही गए, 9 जिंदगियां तो वो ले ही गए।
तो ये है। लेकिन अब आता हूँ वो जो 1.5 करोड़ करोड़ों लोग। मनीष जी, कल हम लोगों ने बात की थी डॉक्टर मोहिउद्दीन सैयद के, उसके पास ग्लॉक पिस्टल बरामद हुई, बरेटा पिस्टल बरामद हुई और उसके पास कुछ कारतूस बरामद हुए। लेकिन उसके पास 10 लीटर कैस्टर ऑयल बरामद हुआ था। और ये बहुत महत्वपूर्ण है कि 10 लीटर कैस्टर ऑयल बरामद हुआ था। उसके बाद जो उसका बयान आया उससे और स्पष्ट हुआ कि वो कैस्टर ऑयल जो है, तो आज मैं दिन भर यही देख रहा था क्या है। तो कैस्टर ऑयल को ये समझिए कि जो कैस्टर ऑयल के कैस्टर का जो बीन होता है, उसके जो बीज होते हैं, अरंडी या तेल उसको कहते हैं, अरंडी के जो बीज होते हैं, तो 3 किलो बीज में 1 लीटर तेल निकलता है। ये समझिए कि 3 किलो अरंडी के बीज हो तो उसमें से 1 लीटर तेल आपका निकल आएगा। और उस डॉक्टर मोहिउद्दीन सैयद आतंकवादी, उसके पास से पुलिस ने 10 लीटर कैस्टर ऑयल बरामद किया था। यानी उसने कम से कम न्यूनतम उसके पास 30 किलो अरंडी के बीज तो थे, जिससे उसने वो तेल निकाला। वो तेल इसलिए क्यों निकाला, वो ये समझिए कि वो कैस्टर ऑयल जो है उससे कोई जहर नहीं बनता, उससे कोई जहर नहीं बनता, लोग उसको पीते भी हैं। और कॉन्स्टिपेशन की तो बहुत बेहतरीन दवा है वो। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन है, आप 2 चम्मच रात में कैस्टर ऑयल पी लीजिए तो आप सवेरे आपका पेट साफ हो जाता है। मगर ये उसके बाद 10 लीटर तेल की बरामदगी, ये बता रहा है कि उसके पास कम से कम 30 किलो अरंडी के बीज उसके पास थे, तब उसने निकाला। अब आइए आगे कि मनीष जी, वो जो रिसिन नाम का, अब वो कुछ लोग उसको राइसिन लिख रहे हैं, कुछ लोग उसको रिसिन लिख रहे हैं, क्योंकि टेक्निकल नेम है, केमिकल नेम है। तो मैं आपको स्पेलिंग बताता हूँ, RICIN, RICIN, ये उस केमिकल नाम है उस जहर का। रिसिन कह लीजिए उसको, अगर आप सामान्य अंग्रेजी में बात करें या जो रोमन इंग्लिश की बात करते हैं, जैसे बोला जाए वैसा लिखा जाए, तो रिसिन नाम का वो जहर बनता है वो अरंडी के बीज से। और वो भी तब बनता है जब उससे तेल निकाल लिया जाए, उसका बचे हुए वो खली जो होती है उससे बनता है। 30 किलो खली थी उसके बाद। और अभी मैं बताऊंगा तो आप चौंक जाएंगे दर्शकों कि हम कितने बड़े संकट से ईश्वर ने बचाया है, और ईश्वर बन के इन जांच एजेंसियों ने हमें बचाया, जो देश की जांच एजेंसियां हैं। और ये सेकुलर नेता उनको गाली दे, उन पर तो अभी आता हूं कि आप उस 30 किलो बीज से वो जहर बना था। और रिसिन जहर जरा कितना घातक होता है इसको समझिए। और आगे जो है वो आप कि मनीष जी, एक माइक्रोग्राम कि 5 माइक्रोग्राम अगर रिसिन जहर है तो एक आदमी को तत्काल मौत के घाट उतार देने में वो सक्षम है। और ऐसा सक्षम है कि अगर आपने उसको 5 याद रखिएगा, माइक्रोग्राम की बात कर रहा हूं, कि अगर आदमी के शरीर में 5 माइक्रोग्राम रिसिन जहर चला जाए तो उसको कोई बचा नहीं सकता। दुनिया में ऐसी कोई दवा नहीं बनी कि वो उसके बाद आपको वो खिला के बचाई जा सके। आपको मौत के घाट उतर ही जाना है। तो 5 माइक्रोग्राम। और मालूम है मनीष जी, 1 माइक्रोग्राम, 1 किलो का जो वजन होता है उसके अंदर कितने माइक्रोग्राम होते हैं? दर्शकों, आप सोचेंगे एक एक किलोग्राम जो है, मनीष जी मैंने डाला है, जरा वो दिखा दीजिए, जो मैं बोल रहा हूँ उसका फिगर भी दिखा दीजिए कि वो आप देख लें कि वो कोई ऐसे ये अलल चप्पो या हवा में बातें नहीं उड़ाई जा रही। और अब उस पर अभी खैर बोलता हूँ, जरा पहले इसको दिखाइए फिर बताता हूँ कि 1 किलोग्राम जो है वो 100 करोड़ माइक्रोग्राम के बराबर होता है।